ठीक है चल रहा है। कोरोना की खतरनाक लहर और सड़ी हुई गर्मी के बावजूद जिले में चल रही विकास कार्यों की प्रगति की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए रामपुर जिलाधिकारी फील्ड में हैं। दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और बने रहिए मेरे साथ। रामपुर जिलाधिकारी 29 मई को तहसील सदर के ग्राम मंडैया उदयराज तथा दनियापुर पहुंचे। निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने दस्तक अभियान के बारे में पूरी जानकारी ली, लोगों से हालचाल जाना, मेडिसिन किट की उपलब्धता, राशन वितरण तथा मनरेगा के तहत रोजगार के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा तालाबों की खुदाई को लेकर अवैध कब्जा न हटवाने को लेकर नाराजगी जताई तथा लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव को प्रतिकूल रजिस्ट्री जारी करने के निर्देश दिए। तालाबों की खुदाई को लेकर जिला अधिकारी बहुत गंभीर हैं और इस सिलसिले में वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए खुद जगह जगह जाकर वहाँ पर स्थान पर वहाँ सत्यापन करा रहे हैं और देख रहे हैं कि काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। 29 मई को रामपुर जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के वेयर हाउस पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने जो कोविड-19 से संबंधित जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं और जो भी कुछ वहाँ पर आया हुआ है उसका निरीक्षण किया और साथ साथ ही उन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन और दूसरे कंसंट्रेटर और जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर वो सब कुछ देखा और साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ज़रूरी निर्देश भी दिए। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि लगातार आप सभी हमारे मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे रामपुर की जनता है उनको भी ये पता रहे कि शासन प्रशासन द्वारा किस प्रकार से कोविड से लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हमारे जितने भी CSCs हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अन्य बेड हैं, इसके अतिरिक्त जो फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई कमी ना आए, तो इसलिए CSR की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोगों ने जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है 40 हमने 5 लीटर वाले और 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मंगाने का निर्णय लिया था। तो उसी का निरीक्षण करने में आया हूँ और सारे हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमें प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से कुछ हमने अपने CSC से वहाँ पे भेज भी दिए हैं। बाकी हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में अभी हैं, जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे हम इनको बेड्स के साथ में लगाएंगे। तो इस प्रकार जहाँ एक और हम ऑक्सीजन प्लांट चाहे PM केयर का हो, चाहे हमारा जो CSR एक्टिविटी में बिलासपुर CSC में लग रहा है, उन सब पे व्यवस्था कर रहे हैं और साथ साथ अन्य बेड्स के लिए भी हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अगर आगे कोविड 3rd वेव आती है तो उससे निपटने के लिए जनपद रामपुर में पर्याप्त संसाधन रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने YouTube चैनल क्राइम एक्सपोजर तथा अपने अखबार क्राइम एक्सपोजर में सच्ची खबरें चलाता हूँ, सब सच्ची खबरें छापता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकार का धर्म है समाज को आईना दिखाना, जो समाज में हो रहा हो वो वहीं पे दिखाए। आज एक ऐसी घटना हुई कि रामपुर के एक बड़े मशहूर वकील हैं ज़मीर रिजवी साहब, उनका मेरे पास में करीब 1 बजे फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ पीड़ित लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी एक स्टोरी बना के अपने चैनल पर चला दीजिए। मैंने कहा स्टोरी बनाने से क्या होता है, आप वकील हैं, आप उनके लिए काम कीजिए। बोले नहीं, वो तो मैं काम अपना करूँगा ही, लेकिन वो सब जगह से घूम फिर के सब जगह से आ चुके हैं, यानी थानों में इधर उधर सब जगह जहाँ जहाँ पर उनको मदद मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली। तो अब उनका कहना यह है कि थोड़ा सा मीडिया का अगर सहारा मिल जाए तो शायद उनकी कुछ मदद मिल जाए। बहरहाल मैं उनके कहने पर उनके वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ जाने के बाद में जो मैंने देखा, तो आज के दौर में जिस तरह से अपनों ने अपनों को मारा है वो तो एक अलग बात है, क्योंकि जिस शख्स की मैं आपको अभी स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ वो एक घर का मैटर है जिसमें उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया है। उसकी एक बीवी है, जवान बीवी है, 2 छोटे बच्चे हैं, वो दर दर भटक रहा है, अपने ससुराल में आश्रित के तौर पर रह रहा है वहाँ पे। वहाँ भी आने के बाद में उसको वो लोग दमकई दिखाते हैं और किसी बात की और डिमांड करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके घर में ना उसको हिस्सा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है और इसमें सवाल ये है, जो मैंने यहाँ पर एक खबर चलाई है कि जब किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो या कोई उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार हो या कोई जुल्म हो, तो हमारा जो कानून, दोस्तों पुलिस विभाग का गठन इसलिए किया गया। पुलिस विभाग से अपेक्षा यही है कि जो इस टाइप के पीड़ित लोग हैं जिनके साथ में कुछ जुल्म सितम होता है, जिनके साथ में कोई अन्याय होता है, कि उनको जाके न्याय दिलाए या उनका जो उनके साथ में दबंगई कर रहा है उनको गिरफ्तार करे, उनको सज़ा दिलाए, उनको पकड़ के ले जाकर थाने में बंद करे। लेकिन यहाँ तो इस केस के अंदर जैसे इन्होंने कहा उल्टा हुआ है। जब ये
उन दबंगों की शिकायत करने, अपने दबंग भाई या रिश्तेदारों की शिकायत करने थाने में पहुंचे तो उल्टा इन्हें ही बंद कर दिया। इसकी शिकायत इन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल तक पे की है। मुख्यमंत्री की पोर्टल की शिकायत करने के बाद में भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये फिर थाने पहुंचे तो थाने वालों ने इनसे ये कहा या पुलिस ने इनसे ये कहा कि तू बहुत शिकायतें करता फिर रहा, उल्टा इनको बंद कर दिया। इनकी फिर जमानत हुई, जब जमानत होकर वापस आए तो उसके बाद में वो इनका कहना यह है कि फिर वही दबंग इनके भाई जो दूसरे इनके रिश्तेदार थे वो आए, आने के बाद में इनको धमकाया कि अगर दोबारा तूने शिकायत की है, दोबारा वहाँ पर आया तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। सवाल यह है कि इस टाइप की जो हरकतें करी हैं, उसकी बीवी के साथ में हरकतें करी हैं या उसकी बीवी को डराया धमकाया है, तो आज के कानून में यह है कि अगर किसी महिला को कोई छेड़ भी दे और वो जाए थाने में तो पहले उसकी एफआईआर लिखना पड़ेगी, उसके बाद में विवेचना में ये देखना है कि वो बात उसकी सत्य है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूरी जाने के बाद में महिला एक वहाँ पे अपना दुखड़ा बयान कर रही है, उसके बाद में भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ी अजीब बात है ये, पुलिस का बड़ा अजीब रोल है। बहरहाल आप पहले तो ये स्टोरी देखिए। मेरा नाम मरगूब अहमद है, मैं फैजुल्ला नगर का निवासी हूँ। पिछले 1 साल से लॉकडाउन में घर पे खाली हूँ। मेरी माँ का इंतकाल 1 महीना पहले हो गया। अब मेरे 2 छोटे भाई मेरे साथ रहते थे, अब वो दोनों भाई घर पे कब्जा कर रहे हैं और मेरे बच्चों को और मुझे घर से निकाल रहे हैं और मेरा सामान भी। घर किसका है? घर माँ का घर है। मतलब तीनों उसमें हकदार हैं? जी आप? जी जी। वो दोनों भाई क्या चाहते हैं कि वो दोनों भाई ये चाहते हैं कि ये घर से निकल जाए किसी भी सूरत से और इससे घर से बेदखल कर दिया जाए। क्या हुआ फिर? आपने क्या किया? निकला या अभी उसके घर में है? अभी वो रोज़ धमकी देते हैं। मैं अपना कुछ सामान, बच्चों की दवा या कोई रिपोर्ट लेने जाता हूँ तो वो मुझे मार लेते हैं। नहीं, अभी उसी घर में हो या घर छोड़ दिया आपने? घर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है घर आपने? वो धमकी देते हैं मारने की, सामान है। भाई धमकी देने से तो कोई छोड़ा था, पुलिस है, कानून है, सब कुछ है। आपने किसी से कुछ आपने मदद ली नहीं ली? सर पुलिस से हमने की थी तो पुलिस ने और उल्टी कार्रवाई मेरे ऊपर ही कर दी और मेरी बीवी ने की तो उसको गाली दे रही थी पुलिस। क्या? थाने में बुला के बदतमीज गाली देती है। क्यों? कि तूने जेबर रख लिया है, भाइयों को दे। ये बोली कि मेरा जेबर मेरी सास ने ले लिया था। हाँ। और मेरी सास की भी बीमारी, हम लोगों ने सास की बीमारी में खर्च किया है। और जब ये आया था, कौन से थाने की पुलिस कहती है ये पनवड़िया की थाना सिविल लाइन। क्या कहती है इस पुलिस ने और उल्टा मुझे अंदर डाल दिया और फिर मैंने ज़मानत कराई तो मैं हेलमेट लेने गया पनवड़िया से, तो मुझे वहाँ से खींच के लेके गए फैजुल्ला नगर और वहाँ पर बहुत मारा। किसने मारा? मारूफ, शाहरूख और मंसूर ने। कौन है ये? मंसूर ने गर्दन पकड़ी और मारूफ ने टांगे और कौन है? मेरे भाई हैं। दरवाज़ा बंद करके और मेरा मोबाइल छीन के, उसके बाद फ़ौरन बाद जिस दिन ज़मानत हुई उसी दिन मारा। उसके फ़ौरन बाद बोले तू कितने एप्लीकेशन लगाएगा, हम देखेंगे, तुझे जान से मार देंगे। अब कहाँ पे रहते हो? उन्होंने मुझसे ज़बरदस्त। आप कहाँ रह रहे हो? मैं अभी सास के यहाँ था, वहाँ से धमकी दे के चले गए तो मैं कहीं इधर उधर दोस्त के यहाँ 2 दिन इधर रहता हूँ, 2 दिन उधर रहता हूँ। आप कौन से घर में रहते हो? मतलब किसी के घर में रहते हो, किराए पे रहते हो, कहाँ रहते हो? नहीं, अभी मैं सास के घर था तो वहाँ पे धमकी दे के गए, हम तुझे मार देंगे। यहाँ पर भी मेरे पास। किसको धमकी दे गए? मुझे देके गए और मेरी बीवी को धमकी देके गए। अच्छा, तुम्हारी बीवी ने थाने में जाके फिर उसके बाद में एफआईआर तुमने नहीं की? एफआईआर की है, हमारे पास है। थाना कोतवाली में की? कहाँ पे की है? थाना सिविल लाइन में की। नहीं तो कहाँ, कौन से मोहल्ले की बात है जहाँ पे आके धमकी दी है? यहाँ पर मदीना मस्जिद। अच्छा, मदीना मस्जिद, ठीक। हाँ, खटकान। हाँ, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा फिर? उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे बुला के बोले तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर हुई है और मुझे बुला के अंदर। मैंने उनको बताया सर मुझे अभी चाहे कुछ भी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे दूँगा। मुझे अभी मेरे घर पे मेरे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान का कानून यह है कि किसी महिला को कोई अगर छू भी देगा तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। आप कहते हो आपकी बीवी को आके उन्होंने गालियाँ बकी, बुरा भला कहा घर में, और आपकी बीवी जब थाने गई तो पुलिस वालों ने इनकी बात नहीं सुनी क्या? नहीं, पुलिस वालों ने और गाली दी कि तूने जेबर ओवर उल्टी बदतमीज बोल रहे थे। मैंने बोला सर ऐसे बदतमीज आप कैसे बोल सकते हैं? बोले तू बहुत स्मार्ट बन रहा है। बोले हम गाँव में इंक्वायरी करके आए। मैंने कहा सर वो गाँव वाले तो पॉलिटिशियन है। रुकैया, ये जो अभी आपके मियाँ ने कहा, आपके साथ में क्या हुआ था? ये घटना हुई थी क्या आपके साथ में? जी। क्या हुआ था? वो लोग आए थे मेरे घर पर धमकी देने के लिए कि फैसला नगर मत आ जाना, और हाँ। मारने की भी धमकी देकर गए थे। क्या? उसके बाद की उल्टा हमें गाली दे रही थी पुलिस और हमें बुरा भला कहा और उनको बंद कर दिया। किसे? इनको नहीं, जिस दिन तुम्हारे धमकी देने के लिए आए तुमने उसकी शिकायत की थाने में जाके? थाने में जाकर के क्या बोले थे उसके बाद पुलिस वालों ने? क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उल्टा हमें बोला जेवर दो और पैसे भी दो। कोई कार्रवाई दी? इन दोनों की इस स्टोरी के बाद मैंने जिस वकील के पास में बैठे हुए थे, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सुनिए आप कि वो उनका क्या कहना है।
रिजवी साहब, आप शहर के जाने माने एडवोकेट हैं, ये दोनों लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है और आपने क्या कार्रवाई की? ये लोग मेरे पास 28/4/21 को आए थे, जिन्होंने बताया था मुझे कि हमारा एक मकान है जो हमारी माँ के नाम है फैजुल्ला नगर में, और हमारे भाई भी हैं उसमें। तो हमारे भाई जो हैं उस मकान में हमें रहने नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरा सामान, दहेज का सारा सामान एक कमरे में है, ताला मेरा लगा हुआ है। वो लोग यहाँ तक आ गए, जबकि मैं ये अपनी ससुराल में रह रहा है मरगूब और अपनी सास के मकान में। तो वहाँ आने के बाद कुछ लोगों को लाए वो, और दमंग किस्म के लोगों को लेकर गए और इन्हें गालियाँ दी और इनको मारा, बहुत पीटा। इन्होंने शिकायती पत्र मैंने इनके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के दिया, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डाला, और जब रुकैया इसकी पत्नी को गालियाँ दी तो उसका भी एक प्रार्थना पत्र 29/4 को दिया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस ने 22/5 को इनके विरुद्ध धारा 151 CRPC की कार्रवाई कर दी। अब अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं इसमें संबंधित न्यायालय में धारा 156(3) का FIR इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रार्थना पत्र लगाऊंगा। और काफ़ी ये लोग परेशान हैं। शायद भारत में इस तरह की पहली घटना होगी या होती रहती हैं आए दिन, कि महिलाओं के एक तरफ तो सरकार कहती है महिलाओं का संरक्षण, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं को जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। जो हमारे रक्षक हैं, पुलिस है हमारी, वही महिलाओं को आने के बाद घर पर गालियां दे रही है और उनके साथ बदतमीज़ी कर रही है। बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर ये स्टोरी और ये ख़बर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।